हेलो बच्चों, आज हमारी 10th क्लास की 11 वर्कशीट आई है बेटा हिंदी सब्जेक्ट में। आज दिनांक है 30 जुलाई। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपना नाम लिख लेंगे, उसके बाद अपने क्लास टीचर्स का नाम लिख लेंगे। हम देख सकते हैं वर्कशीट में कविता आई है। इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। अगर हम वर्कशीट को ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि प्रकृति का एक चित्र बना हुआ है जहाँ पे हरियाली छाई हुई है। और अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको इन पंक्तियों के बारे में बता दूँ। इन पंक्तियों में जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने अपनी मातृभूमि की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है कि वो मातृभूमि को किस तरह से देखते हैं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। यहाँ पर वो कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जो नीलांबर है, नीलांबर यानी कि नीला अंबर, और परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, और पट का होता है सतह, जो हरित सतह है मातृभूमि की, उसके ऊपर जो नीलांबर वस्त्र के समान लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर आकर्षक लग रहा है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, यहाँ पर कह रहे हैं सूर्य चंद्रमा क्या है, मातृभूमि के मुकुट के समान है। मेखला रत्नाकर है। मेखला बोला जाता है बच्चों कमरबंद, या जैसे हम कह सकते हैं बेल्ट। रत्नाकर होता है समुद्र। सूर्य चंद्रमा को मातृभूमि का मुकुट बोला गया है, और जो समुद्र है, समुद्र को मातृभूमि की कमरबंद कहा गया है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं। नदियाँ कैसी हैं? प्रेम प्रवाह, जिनमें क्या बह रहा है? प्रेम बह रहा है। बंदी जन खग वृद्ध, जो खग वगैरह क्या हैं वो बंदी जन है। शेष वन सिंहासन है, जो ऐसा लग रहा है जो शेष वन क्या होते हैं, शेष वन क्या बना हुआ है, मातृभूमि का सिंहासन बना हुआ है। परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जो परम हंस जो महापुरुष हुए वो अपने बाल्यकाल में किस में खेले? इस मातृभूमि में पले बड़े हैं। जिनके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, कि इसी मातृभूमि में खेल करके वो क्या बने? वो महान पुरुष बने हैं। हम खेले कूदे हर्षयुत, जिसकी प्यारी गोद में, किसकी गोद में? जिस प्रकार से जो बच्चा होता है अपनी माता की गोद में खुश होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस होती है, उसी प्रकार से वो मातृभूमि को भी क्या मानता है? अपनी माता मानता है। कि हम जिसके कहाँ पर खेले हैं? जिसकी गोद में खेले हैं। किसकी गोद में? मातृभूमि की गोद में खेले हैं। हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों ना हो मोद में, तो हम आपके मोह में मग्न क्यों ना हो जाएं। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, कि तुम्हारा जो निर्मल होता है शुद्ध, कि तेरा जो नीर है, तेरा जो पानी है वो किसके समान है? अमृत के समान शुद्ध है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, जो शीतल का अर्थ होता है ठंडा, जो शीतल और जो सुगंधित हवा बहती है वो हमारे सारी मेहनत को, सारे श्रम को हर लेती है, हमारी सारी थकान मिटा देती है। ऋतुओं का विविध दृश्य युद्ध अद्भुत क्रम है। षट ऋतुओं का, षट यानी कि 6 ऋतुओं का, क्योंकि जो हमारा जो मातृभूमि है, जो हमारा भारत है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। तो ऋतुओं के बदलने को जो कवि है बहुत ज़्यादा अद्भुत मानता है। हरियाली का फर्ज नहीं मखमल से कम है, तो यहाँ पर जो हरियाली छाई रहती है वो किसके समान है? मखमल के समान है। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की। अभिषेक क्या होता है? अभिषेक होता है तिलक जब करते हैं, तो पयोध बोला जाता है बादल को। बादल क्या करते हैं? भारत, हमारी मातृभूमि का अभिषेक करते हैं। वो इसके रूप को देखते हुए, भारत की, हमारी मातृभूमि के रूप को देख करके उसका अभिषेक करते हैं बादल। आगे है बच्चों, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। रज बोला जाता है धूल या मिट्टी को, कि जिसकी मिट्टी में हम लोट लोट कर क्या हुए हैं? बड़े हुए हैं। बच्चा क्या करता है? पहले एकदम से तो खड़ा हो नहीं होता, बच्चा धीरे धीरे सरकता है, धीरे धीरे वो उस पर चलना सीखता है। तो लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। शुचि सुधा सींचता, रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है,
कि रात्रि में चंद्र का प्रकाश क्या करता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो क्या बिखेर रहा है, सूची यानी कि पवित्र अमृत बिखेर रहा है। रात में चंद्र प्रकाश ऐसा लगता है कि जैसे वो मातृभूमि के ऊपर एकदम पवित्र अमृत बिखेर रहा हो। हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। तरणी बोला जाता है बच्चों सूर्य को, कि दिन में तम का मतलब होता है अंधकार, और दिन में सूर्य क्या करता है, अंधकार का नाश करता है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम ना रहे न्यारे। कि जिस पृथ्वी में हमारे जो पूर्वज जो हैं, जिस पृथ्वी में मिल गए, जो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति यहीं पर पैदा होता है, यहीं पर ही मर जाता है। चाहे फिर जो हमारे अलग अलग धर्मों में अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, किसी में दफनाया जाता है, किसी में जलाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली अंत में क्या होते हैं, वो इसी मातृभूमि में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं वे आप में मिल गए। आगे इसमें है लौट लौट कर, कि जिसमें हमारे पूर्वज मिल गए, हम उस मातृभूमि से अलग नहीं रह सकते, हम ना रहें न्यारे। लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। कि हम जो हैं अपनी मरते समय अपनी इस मातृभूमि में मिलने से नहीं डरेंगे। अगर हमको यहाँ पर मरना भी पड़ा तो हमको उसमें भी कोई भय नहीं है। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्मरूप पंचाएंगे। तो यहाँ पर जो कवि है वो मरने की बात कर रहा है, कि मरने के बाद जब मैं इस मातृभूमि की धूल में मिल जाऊंगा, पूरी तरह से इसका हो जाऊंगा, तो मैं भवबंधन से मुक्त हो जाऊंगा, हर किसी बंधन से। तो यहाँ पर बच्चों हमारी ये कविता कंप्लीट होती है। अब इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न तो इसमें नंबर नहीं डाला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन है ये, जिस प्रकार प्रकृति के पर्यायवाची शब्द हैं स्वभाव, फितरत, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, मिजाज, उसी प्रकार निम्नवत शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। तो सुधा का बच्चों पर्यायवाची होता है अमृत और सोम। मैं दो पर्यायवाची यहाँ पर बता रही हूँ, आप और भी यहाँ पर साथ में लिख सकते हैं। परिधान का होता है वस्त्र, कपड़े। नीर का होता है जल, पानी। खग का होता है पक्षी, विहग। तरणी का होता है सूर्य, रवि। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। इन शब्दों के यहाँ पर अर्थ पूछे गए हैं। नीलांबर का अर्थ होता है नीला अंबर। परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। पट का अर्थ होता है सतह। रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र। प्रवाह का अर्थ होता है बहाव। पयोद का अर्थ होता है बादल। सर्वेश का अर्थ होता है ईश्वर। रज का अर्थ होता है धूल। तरणी का अर्थ होता है सूर्य। अब है पहला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट हरियाली को कहा गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी मातृभूमि की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने वर्णन किया है कि मातृभूमि नीलांबर रूपी वस्त्रों में अति सुंदर लगती है। सूर्य चंद्रमा मातृभूमि के मुकुट प्रतीत होते हैं तथा समुद्र मातृभूमि का कमरबंद प्रतीत होता है। परमहंस जैसे महापुरुष इसी मातृभूमि में बड़े हुए हैं। आदि लिख दीजिएगा लास्ट में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर बताया है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, जिस प्रकार ईश्वर के सर पर मुकुट विराजता है, उसी प्रकार चांद सूरज भी मातृभूमि के मुकुट हैं, जो शेषफल रूपी सिंहासन पर विराजमान हैं। इसकी नदियों से अमृत के समान निर्मल जल बहता है। इन सब आधार पर कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप बताया है। अगला प्रश्न है इसमें, चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में किस रस एवं अलंकार का प्रयोग हुआ है? नाम एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत कविता में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस की विशेषता है
कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और इसमें प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। और मानवीकरण अलंकार की विशेषता है कि मानवीकरण अलंकार में जड़ पदार्थ को मनुष्य रूप देकर वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी आपको उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ। शीर्षक का अर्थ होता है टाइटल की। अगर आप इस कविता को कोई टाइटल देना चाहें तो क्या टाइटल देंगे। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मेरी मातृभूमि। आप अपनी तरफ से कोई दूसरे शीर्षक भी दे सकते हैं। अगला है, उक्त चित्र को पहचानकर उनका नाम लिखिए और हिंदी साहित्य में इन्हें क्या उपाधि दी गई है। तो बच्चों, ये जो चित्र है ये चित्र है श्री सुमित्रा नंदन पंत जी का। और इनको जो उपाधियां प्राप्त हुई हैं, एक है पद्म भूषण जो इनको 1961 में प्राप्त हुई, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में प्राप्त हुआ। इसके बाद है गतिविधि, प्रकृति से संबंधित एक कविता की रचना कीजिए। ये बच्चों आपको स्वयं करनी है किसी कविता की रचना। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट नंबर 11 कंप्लीट होती है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।